हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आज है 25 दिसंबर, ठीक है, यानी कि 25 दिसंबर का दिन है आज। तो सभी को हैप्पी क्रिसमस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस डे नहीं है आज। और आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं जो इतनी ज़्यादा कॉमन न हो। यानी कि हर किसी को पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, तो ठीक है भाई, आप लोगों में से कितनों को पता है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी होता है? और किसके उपलक्ष्य में? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जो जयंती है उस जयंती के उपलक्ष्य में जो सुशासन दिवस है वो आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलो ठीक है, ये भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा और ये भी पता होगा, लेकिन आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बताना कि मैक्सिमम कितने लोगों को पता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जो जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, उनकी पुण्यतिथि भी कब होती है? आपकी 25 दिसंबर को होती है। तो एग्जाम में वो सुशासन दिवस हो सकता है पूछ ले, क्रिसमस डे तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी इनकी पुण्यतिथि कब है? 25 दिसंबर को। या इस तरह से पूछेंगे कि 25 दिसंबर को जिस दिन हम सुशासन दिवस मनाते हैं उसी दिन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जिनकी पुण्यतिथि होती है? ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही 25 दिसंबर को ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जो जैल सिंह जी हैं उनकी पुण्यतिथि होती है 25 दिसंबर को। इसके अलावा और बताता हूं मैं आपको, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जो जयंती है, इनकी जयंती है कब होती है? आपके 25 दिसंबर को। जो आपके काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय थे उनके प्रणेता थे। साथ में अगर मैं आपसे बताऊं तो भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार और फोल्के अवार्ड या पद्म भूषण जो पुरस्कृत हैं, कौन? नौशाद अली जी, इनकी जो जयंती है ये भी 25 दिसंबर को होती है। अगर इसके अलावा और भी अगर मैं बात करता हूं तो आपका तुलसी पूजन दिवस, कौन सा? तुलसी पूजन दिवस भी कब होता है? आपका 25 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो आजकल जो एग्जाम में जब चीजें पूछी जाती है ना, तो आपसे क्रिसमस डे कोई नहीं पूछेगा, पता है, बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है, हर किसी को पता है। सुशासन दिवस भी नहीं पूछेंगे, क्यों? मैक्सिमम लोगों को पता है। ठीक है, चलो सुशासन दिवस तो फिर भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा तुलसी पूजन दिवस आपसे पूछा जा सकता है। पंडित मदन मोहन जो मालवीय जी हैं उनकी जयंती कब है? आपसे पूछा जा सकता है। नौशाद अली जी, हाँ करंट के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जी की जो पुण्यतिथि है आपसे पूछी जा सकती है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी पुण्यतिथि कब है। और कैसे लिंक करेंगे? वो सुशासन दिवस से लिंक करके पूछ लेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती है उसी दिन कौन से जो भारत के गवर्नर जनरल थे जिनकी क्या होती है? पुण्यतिथि होती है। या कौन से भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनकी पुण्यतिथि होती है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या बोल देंगे क्रिसमस डे के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति वो कौन से हैं जिनकी पुण्यतिथि होती है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके बनाए जा सकते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डे याद नहीं रखने, हमें ओवरऑल हर डे के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, आज 25 दिसंबर है, तो इस उपलक्ष्य में हमारे जितने भी कोर्स हैं चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड, चाहे फिर वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे फिर वो वीडियो कोर्स हो, चाहे फिर वो 6 सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स है, ठीक है ना, आपके नोट्स हैं, आपका जो भी कोर्स है सभी पे आपके 10% का डिस्काउंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही है आपका ये डिस्काउंट। तो अगर आप किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का जो सेशन है उसमें हम जो आपके साइंस है उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर
ये जो मिश्रण होता है किस किस का मिश्रण होता है? देखिए आप ऑप्शन में NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल का, NaHCO3 और सिट्रिक अम्ल का, NaHCO3 और ऑक्जेलिक अम्ल का, और NaHCO3 और एस्कॉर्बिक अम्ल का। ठीक है, NaHCO3 का आपको पता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, जो से बोला जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं। तो बेकिंग पाउडर जो होता है ना, ये पूछा गया, बेकिंग सोडा नहीं पूछा गया, बेकिंग पाउडर पूछा गया है कि जो बेकिंग पाउडर होता है किस किस का मिश्रण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो आपका बेकिंग सोडा है वो आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस में जो टार्ट्रिक अम्ल होता है उसका मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। और देखिए ये जो सभी चीजें मैं आपको करवाता हूं ना एमसीक्यू, ये सभी हमारे जो नोट्स है ना, नोट्स में से उठाता हूं मैं, नोट्स में से मैं क्वेश्चंस को खुद से बनाता हूं। तो ये नोट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आप बेकिंग पाउडर में जो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैंने आपको अभी बताया NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल मिल गए ना, टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। कौन सी? NaHCO3 प्लस में H पॉजिटिव आयन क्या देगा? CO2 देगा, प्लस में H2O मिलेगा, प्लस में अम्ल का सोडियम लवण मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। तो किस किस का मिश्रण होगा बेकिंग पाउडर? आपका बेकिंग सोडा का यानी कि NaOH का प्लस में टार्ट्रिक अम्ल का, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी जिसको हम बोलते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, मैरी क्यूरी ने दिया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ग्रेगर मेंडल आपको अच्छे से पता है, जो आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है, हेरिडिटी का, अगर मैं आनुवांशिकता के सिद्धांत की बात करूं तो किसने दिया था? आपका ग्रेगर मेंडल ने दिया था। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है ये दिया था आपका चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, आपको याद रखना है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को, और ये सभी हमारे नोट्स में उपलब्ध हैं, तो आप नोट्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 100% आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकें ना, रिवाइज कीजिए। अब वैसे भी आपको पता है आपकी जो एग्जाम है वो भी अभी नहीं पता कब होना है, यानी कि आपको टाइम मिल गया है। तो जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो कर सकते हैं। आपकी जो वैकेंसीज हैं वो भी इंक्रीज होंगी, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, समय है। अच्छे से चीज़ों को एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे तरीके से पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो नोट्स थ्योरी है उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन को। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 में जन्म हुआ और 1882 में इनका निधन हो गया था। तो चार्ल्स डार्विन जब 22 वर्ष के थे तो उन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की थी। 5 वर्षों में उन्होंने दक्षिणी अमेरिका तथा इसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। तो आपको याद रखना है, चार्ल्स डार्विन जिन्होंने यात्रा की थी तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था? पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। उनकी इन यात्रा ने जैव विविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। यह भी अत्यंत रोचक है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद वह पुनः किसी और यात्रा पर नहीं गए, वह घर पर ही रहे तथा उन्होंने अनेक प्रयोग किए जिनके आधार पर उन्होंने अपने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का जो सिद्धांत है ना उसकी परिकल्पना की थी। तो मिल गया आपको। तो आपको याद रखना है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का जो सिद्धांत है किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको आंसर मिल गया ना? आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यशदलेपन। यशदलेपन में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं कि जो यशदलेपन है, यशदलेपन में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए यशदलेपन होता क्या है। तो देखिए जो भी हमारी धातुएं हैं, जैसे आपका लोहा हो गया, इस्पात हो गया, ठीक है, जो भी धातु है ना इनको हम जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं जिसको हम यशदलेपन बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि यशदलेपन में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस को देखिए आप। हम कॉपर का यूज करते हैं, हम जिंक का यूज करते हैं,
हम लोहे का यूज करते हैं या फिर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, तो आपको अच्छे से पता है इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यशद लेपन के अंदर हम यूज करते हैं जिंक का। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए आप, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी जस्ते की पतली परत चढ़ाने की जो विधि है वो आपकी यशद लेपन कहलाती है। दोबारा से देखिए, लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की, जिसको बोला जाता है जिंक को क्या बोलते हैं, जिंक को बोला जाता है जस्ता। तो जस्ते की पतली परत जो चढ़ाई जाती है ना, उस विधि को बोलते हैं हम यशद लेपन। ठीक है, जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये 3 चीजें हैं, 3 जो क्वेश्चन है मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। सबसे पहले है सोल्डर, जो मिश्र धातु है वो किसकी बनी होती है, सोल्डर मिश्र धातु। सेकंड क्वेश्चन है आपका पीतल, जिसे हम बोलते हैं ब्रास, जो ये मिश्र धातु है ये आपके किसकी बनी होती है। और थर्ड नंबर पे है आपका कांसा, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंज। तो जो ब्रोंज मिश्र धातु है ये आपके किसकी बनी होती है। तीनों हैं, सेम आपके ऑप्शंस हैं कि तांबा और जिंक की है, तांबा और पारा की है, तांबा और टीन की है, सीसा और टीन की है। इसमें भी मैंने सेम ऑप्शंस लिए हैं कि तांबा और टीन, तांबा और जिंक, तांबा और पारा और सीसा और टीन। और ये है फर्स्ट वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम ऑप्शन है कि जो सोल्डर मिश्र धातु है किसकी बनी है, सीसा और टीन की बनी है, तांबा और जिंक की बनी है, तांबा और पारा की बनी है, तांबा और टीन की बनी है। सेम क्वेश्चन है आपका एज इट इज। तो आपको बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो मैं कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपकी सोल्डर मिश्र धातु, कि सोल्डर मिश्र धातु आपकी किसकी बनी होती है, सीसा और टीन की, तांबा और जिंक की, तांबा और पारा की, तांबा और टीन की। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, इसका आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो आपकी सोल्डर जो मिश्र धातु होती है वो आपकी बनी होती है सीसा और टीन की। किसकी, सीसा और टीन की। चलो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। पहले देखिए यहाँ पे आप, तांबा जो बनी होती है ना, पित्तल, जिसे हम पित्तल बोलते हैं, तो आपका पित्तल बना होता है, ये आपका कॉपर और जिंक का बना होता है। किसका, कॉपर और जिंक का। अगर आपसे कांसा पूछा जाता है, कांसा, तो जो कांसा मिश्र धातु है जो कि विद्युत का क्या है, आपका कुचालक है, ये भी आपको याद रखना है, क्या है, विद्युत का कुचालक है। ये बनी होती है आपकी कॉपर प्लस में टीन की, यानी कि तांबा और टीन की। ठीक है, और एक आपकी धातु बताई मैंने, सोल्डर, जो सोल्डर मिश्र धातु है ये बनी होती है आपके सीसा एवं टीन की। किसकी, सीसा एवं टीन की। और इसका जो गलनांक है वो आपका बहुत कम होता है, और इसका जो उपयोग है वो विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए भी क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है। समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन पे आप, तो समझ में आ गया ना किसकी बनी होती है सोल्डर मिश्र धातु, सीसा और टीन की। सीसा है, इसको क्या बोलते हैं हम, पीबी लिखते हैं, पीबी। ये भी आप याद रखना, क्या लिखते हैं, पीबी। प्लस में जो टीन है इसको हम लिखते हैं एसएन। क्या लिखते हैं, एसएन। तो हो सकता है वो सीसा और टीन ना देके आपको इस तरह से नाम दे दे। तो आपको याद रखना है जो सोल्डर मिश्र धातु है वो पीबी प्लस में एसएन की। पीबी बोलते हैं हम किसको, सीसे को, और टीन को बोला जाता है एसएन। इसका जो लिखने का जो तरीका है ना वो है ये। ठीक है, तो सोल्डर मिश्र धातु किसकी होगी, आपके सीसा और टीन की, पीबी प्लस में एसएन की। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात की पित्तल, जिसको हम ब्रास बोलते हैं। तो जो पित्तल मिश्र धातु है ये आपकी किसकी बनी होती है, ये आपकी बनी होती है आंसर नंबर सेकंड की, तांबा और जिंक। और जो तांबा है ना, कॉपर जो है, कॉपर सीयू, कॉपर को ही हम तांबा बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, कभी आप कंफ्यूज रहे। ठीक है, प्लस में जिंक की। तो हो सकता है वो तांबा और जिंक इस तरह से ना लिख के आपको ऐसे दे दे, जिनको लिखा जाता है तो लिखने वाले तरीके में दे दे सीयू प्लस में जेड एन की, यानी कि कॉपर प्लस में जिंक की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कांसा के बारे में, कि जो कांसा है जिसे हम बोलते हैं ब्रोंज, तो जो ब्रोंज मिश्र धातु है ये आपकी किसकी बनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा, तांबा प्लस में टीन की, यानी कि कॉपर प्लस में टीन, जिसे मैंने क्या बताया था, एसएन। जो आपकी कांसा या ब्रोंज मिश्र धातु है वो तांबा प्लस में टीन की बनी होती है, आपको याद रखना है। और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिखा दी थी, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और ये सभी हमारे नोट्स में उपलब्ध हैं, तो अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप, तांबा एवं जस्ता किसका, पित्तल का, यानी कि कॉपर प्लस में जिंक, तांबा प्लस में जस्ता। समझ गया। कांसा के बारे में मैंने बात करी, तो कॉपर प्लस में टीन की, यानी कि तांबा प्लस में टीन की क्या होती है, कांसा। और ये विद्युत का क्या है, आपका कुचालक है। ठीक है, लेकिन ताम्र का जो उपयोग है वो विद्युत परिपथ बनाने के अंदर किया जाता है। देखो ये भी याद रखना है, जो कांसा मिश्र धातु किसकी है, आपकी कॉपर की है प्लस में टीन की है।
तो जब कॉपर और टीन को मिलाने के बाद जब कांसा बनता है ना, ये तो विद्युत का कुचालक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम तांबे की बात करें ना, तो तांबा क्या है, आपका विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि तांबे का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है, याद रखना। और अगर हम सोल्डर की बात करें तो सीसा प्लस में टीन एक पीबी प्लस में एसएन, याद रखिएगा आप। और इसका उपयोग किसमें होता है, आपका विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को कहां पर प्राप्त किया जाता है। देखिए, जो भी धातुएं होती है ना, जो हमें मिलती हैं स्वतंत्र अवस्था में, वो शुद्ध नहीं होती, उनको हमें शुद्ध करना पड़ता है, ठीक है। तो जब शुद्ध किया जाता है ना, तो उसकी एक विधि है विद्युत अपघटनीय प्रसंस्करण। तो इसमें पूछा गया है कि विद्युत अपघटनीय जो प्रसंस्करण विधि है, इसमें अशुद्ध धातु को आप कहां पे प्राप्त करेंगे, एनोड पर प्राप्त करेंगे, कैथोड पर प्राप्त करेंगे, एनोड की तली पर प्राप्त करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए, पहले एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। आप देखिए यहां पे आइए, ये क्या है, ये एक विधि है जो हमने बताया ना, विद्युत प्रसंस्करणीय जो विधि है वो है। इधर क्या है, आपका एनोड है, जहां पे क्या है प्लस का साइन, इधर क्या है आपका माइनस है, यानी कि कैथोड है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एनोड पर क्या होता है आपका प्लस का साइन होता है, और कैथोड पर क्या होता है आपका माइनस का साइन होता है। समझ में आ गया। और ये जो विलयन ले रखा है ना, ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन, किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये आपका टैंक हो गया। और नीचे देखिए, ये आपका एनोड पंख है। एनोड पंख का मतलब होता है जो अपद्रव है ना, जो आपकी अशुद्धियां हैं, तो जो अशुद्धियां हैं वो आपकी एनोड की तली में जमा होती हैं। कहां पे, एनोड की तली में जमा होती हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि जो अशुद्ध धातु है ना, वो कहां पे मिलेगी आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, यहां से मिलेगा। आप देखिए, आप इसको विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का प्रसंस्करण विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को कहां पे, एनोड पे प्राप्त करते हैं। कहां पे, एनोड पे। जो अशुद्ध धातु है वो आपको एनोड पर मिलेगी, और जो शुद्ध धातु है उसकी जो पतली परत है वो कहां पर बनेगी, आपकी कैथोड पे बनेगी। तो आपको ये याद रखना है कि एनोड पर आपकी अशुद्ध धातु मिलती है और कैथोड पर आपकी शुद्ध धातु मिलती है, ठीक है। एनोड पर अशुद्ध, कैथोड पर शुद्ध धातु। तो देखिए ऑप्शंस को अब आप, एनोड, कैथोड, एनोड की तली पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा गया था अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु कहां पे मिलेगी, आपको एनोड पर मिलेगी, ठीक है। अशुद्ध धातु कहां पे प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी। विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु कहां पर प्राप्त किया जाता है, तो कहां पे, आपका एनोड के ऊपर, ठीक है, याद रखना है। और एनोड पर कौन सा साइन होता है, आपका प्लस का साइन, याद रखिएगा आप, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं एनोड पर आपकी कौन सी धातु, अशुद्ध धातु, याद रखना, ठीक है। और जो ये नीचे बनता है ना, जो अपद्रव का मतलब जो आपकी अशुद्धियां हैं जो एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, इनको बोला जाता है एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोलते हैं हम, एनोड पंख, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राइन किसका एक सांद्र विलयन है। ब्राइन जो है मिश्रण है, ये किसका एक सांद्र विलयन है, तो Na2CO3 का, यानी कि आपका सोडियम कार्बोनेट का, NaCl सोडियम क्लोराइड का, और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या फिर आपके Na2SO4 का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका है, सोडियम क्लोराइड का। और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, ये आपका होता है धावन सोडा, जिसे हम धोने का सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धोने का सोडा जिसे बोला जाता है ना, धावन सोडा। इसका कंप्लीट फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो Na2CO3 इंटू में 10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू में 10H2O, ये होता है आपका धावन सोडे का, जो धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमने बात की बेकिंग सोडा के बारे में। इसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। तो ये क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इससे रिलेटेड हमने जस्ट अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखा था कि जो आपका बेकिंग, ये तो बेकिंग सोडा के बारे में बताया मैंने, एक होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो जो बेकिंग पाउडर है वो किस किस का मिश्रण होता है, आपका NaCO3 का प्लस में टार्ट्रिक अम्ल का। पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्राइन किसका मिश्रण हो गया, आपका NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षार या क्षारक जब जल में आयनीकृत होते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं।
OH नेगेटिव आयन देंगे, H3O पॉजिटिव आयन देंगे, या फिर H प्लस पॉजिटिव आयन देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, जब भी क्षार या जो क्षारक होते हैं ना, जब जल में ये मिलते हैं, जल में घुलते हैं, तो ये क्या उत्पन्न करते हैं, ये देते हैं आपके OH नेगेटिव आयन। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन। लेकिन जब अम्ल जल के अंदर घुलते हैं ना, तो वो देते हैं आपके H3O पॉजिटिव आयन, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और एक आपका H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन, इन दोनों के बारे में पूछा जाए तो ये आपका अम्ल देते हैं, और OH नेगेटिव आयन देते हैं आपके क्षार या फिर क्षारक। आपको याद रखना है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम, और ये सभी मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे नोट्स में उपलब्ध है, और आज आपका डिस्काउंट है, आप ले सकते हैं। हमने देखा कि अम्ल जल में क्या देंगे, आपका H3O पॉजिटिव आयन तथा H पॉजिटिव आयन, ये दोनों देते हैं अम्ल जल के अंदर। ठीक है, और कौन सी अभिक्रिया बनती है, देखिए किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या बनेगा, जैसे ये NaOH है, जब आप इसको जल के अंदर घोलेंगे H2O के अंदर, क्या बनेगा, Na पॉजिटिव आयन बनेगा, और साथ में आपका OH नेगेटिव आएगा ना। तो जब भी OH नेगेटिव आयन जो भी देगा वो क्या है, आपका क्षार है। ठीक है, बेस है, बेस। आगे देखिए KOH, तो जब KOH है वो भी जब जल के अंदर मिलता है तो K पॉजिटिव आयन दे रहा है, और आपका OH नेगेटिव आयन, जिसे बोलते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब ये जल में घुलता है तो K पॉजिटिव आयन देगा और OH नेगेटिव आयन देगा। तो OH दे रहा है तो ये भी क्या हो गया, आपका क्षार हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आपका MgOH की होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद होनी चाहिए सारी चीजें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका हम किस में यूज करते हैं, अपचार, जो हमारा अपच होता है ना पेट के अंदर, जब अम्ल बढ़ जाता है तो अपच के उपचार के लिए, उस अम्ल के जो पेट में जो एसिडिटी बढ़ जाती है उसके उपचार के लिए किसका यूज करते हैं, MgOH की होल ट्वाइस, कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। हम पढ़ चुके हैं पहले ये चीजें। जब हम इसको जल में घोलेंगे ना तो क्या मिलेगा, Mg2 पॉजिटिव मिलेगा और 2OH नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, यानी कि OH नेगेटिव ये भी दे रहा है, तो जो OH नेगेटिव देते हैं क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जल में घुलनशील जो क्षारक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपके क्षार बोलते हैं। याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये आपके क्वेश्चंस थे, और हमारी आज 25 दिसंबर को सेल है, जिसमें हर कोर्स पे, चाहे आप नोट्स लीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज लीजिए, चाहे आप 6 सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स लीजिए, चाहे 4 सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स लीजिए, या फिर चाहे आप ऑल सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स लीजिए, सभी कोर्सेज पर हमारा 10% का डिस्काउंट है। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना है, और वहाँ पर जाके आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं और किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।